हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा। आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, रणनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। उससे पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन तथा समाजवादी समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। तो देखिए, इसमें आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य में लोक कल्याण के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा अनेक नीतियां, कानून, कार्यक्रम, योजनाएं संचालित की जाती है, जिन्हें लोक प्रशासन के द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा हो, परिवहन हो, संचार हो, ऊर्जा, कृषि, सिंचाई, इसके बाद फिर उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, पशुपालन, आवास इत्यादि। ठीक है, कोई सी भी सेवा हो, इन सभी को संचालित करने का कार्य, इन सभी को क्रियान्वित करने का कार्य लोक प्रशासन ही करता है। इसके बाद फिर भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व भी मूलतः लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति में सरकार से विशिष्ट प्रयास करने की अपेक्षा करते हैं। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें तो आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य में हमारा लोक प्रशासन क्या क्या कार्य करता है। तो देखिए, इसमें जैसे निर्धन, असहाय, ठीक है, इसके बाद में असहाय बच्चों, वृद्धों, महिलाओं सहित के परंपरागत रूप से जो पिछड़े हुए माने जाने वाले वर्गों के उत्थान, इसके बाद उनका विकास, सुरक्षा, समानता के अधिकार के क्रम में केवल राज्य ही सशक्त प्रयास कर सकता है, जो निसंदेह रूप से लोक प्रशासन के माध्यम से ही पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने में लोक प्रशासन ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद फिर अगला आता है स्वतंत्रता, समानता और शोषण से मुक्ति, सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति तथा मानवीय अधिकारों को लोक प्रशासन ही सुनिश्चित कर सकता है। इसके बाद फिर लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन के कार्य अधिक बढ़ गए हैं और ऐसे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक प्रशासन की आवश्यकता होती है। मतलब जब व्यक्ति का जन्म नहीं होता है, उससे पहले भी लोक प्रशासन की आवश्यकता होती है, और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी लोक प्रशासन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो गर्भ से लेकर कब्र तक लोक प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड, जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसमें अगला आगे आता है, इसमें आधुनिक समाजवादी समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। अब आधुनिक समाजवादी समाज में लोक प्रशासन की भूमिका किस प्रकार से है, तो देखिए, इसमें इसका पहला पॉइंट आता है कि प्रशासन को एकीकृत संगठन के रूप में गतिशील बनाए रखना। ठीक है, तो प्रशासन को एकीकृत रूप से या फिर प्रशासन को एकीकृत संगठन के रूप में गतिशील बनाए रखने में भी लोक प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लोक प्रशासन में मानवीय तत्वों को उचित महत्व प्रदान किया जाता है और कर्मचारियों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य कर उनका सहयोग भी प्राप्त किया जाता है, और संगठन के प्रत्येक बड़े तथा छोटे कर्मचारी को प्रत्येक कार्य में समान साझेदार भी समझा जाता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है, इसमें जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभाना। लोक प्रशासन जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निभाता है और इस दृष्टि से वह सदैव इस बात का प्रयास करता है कि व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा हो, लोक संपर्क संस्थाओं की अधिक से अधिक स्थापना हो, जिससे कि वे प्रशासन को आंख और कान का काम कर सके। लोक प्रशासन जन कल्याणकारी कार्यों का अधिक से अधिक विकास करता है। तो जितने भी जन कल्याणकारी कार्य होते हैं उनको बढ़ावा देने में लोक प्रशासन ही भूमिका निभाता है। जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है उनको मूर्त रूप देने में लोक प्रशासन ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये आपको इसको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है कि संविधान व कानून के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करना या निर्वाह करना। तो लोक प्रशासन जन भावनाओं का आदर करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन देश के संविधान एवं कानून के अनुसार करता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा लोक प्रशासन होता है, तो लोक प्रशासन क्या करता है, तो अपने जितने भी कर्तव्य होते हैं, इसके बाद फिर जो भी कार्य होते हैं
तो उन सभी कार्यों को, उन सभी कर्तव्यों को जन भावना का आदर करते हुए या उनका सम्मान करते हुए करता है। इसके बाद फिर संविधान एवं कानून के अनुसार ही हमारे भारत या विश्व का कोई सा भी लोक प्रशासन कार्य करता है। इसके बाद फिर अधिकारियों के कार्यों की जांच के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निकाय की स्थापना की जाती है और भारत में प्रशासनिक व्यवहार पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है ताकि प्रशासनिक अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें गोपनीयता एवं नीति निर्धारण में सहायता। तो लोक प्रशासक ऐसी अनेक बातें जिन्हें लोकहित की दृष्टि से गोपनीय रखना आवश्यक होता है, गोपनीय रखता है, मतलब गुप्त रखता है, लेकिन साथ ही अधिकांश प्रशासकीय नीतियों को स्वीकृत और क्रियान्वित करने से पूर्व जनता के समक्ष भी रखता है और उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास भी किया जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें सहकारी प्रयास को बल प्रदान करना। तो इसमें देखिए सहकारी प्रयास को बल प्रदान करना, तो एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य में उद्यमों का, ठीक है, तो उद्यमों का सहकारी प्रयास को बल प्रदान करना संचालन सहकारी आधार पर किया जाता है, ठीक है, जिसमें सरकारी अभिकरणी और नागरिकों। अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें सहकारी प्रयास को बल प्रदान करना। अब इसमें क्या होता है देखिए, तो एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य में उद्यमों के सहकारी प्रयास को बल प्रदान करना तथा संचालन सहकारी आधार पर इनका किया जाता है। और ये जो सहकारी अभिकरण होते हैं, तो सहकारी अभिकरण और नागरिकों, ये दोनों के साथ मिलकर इसमें कार्य किया जाता है और लोक प्रशासन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें देखा होगा आपने बहुत सारे सहकारी संगठन कार्य करते हैं, जैसे सहकारी दुग्ध संघ का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, तो वो इसी आधार पर कार्य करता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करना। तो यह प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी प्रेरित करता है और इसके लिए वह जनप्रतिनिधियों को और समितियों और मंडलों में स्थान देता है और विभिन्न हित समूहों को प्रशासकीय नीतियों पर स्वस्थ प्रभाव डालने के अवसर प्रदान करता है और प्रभावित व्यक्तियों का प्रशासनिक कार्यक्रमों में सहयोग भी प्राप्त करता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें मंत्रियों की इच्छा अनुसार कार्य करना। तो जो मंत्रियों की इच्छा होती है उसके अनुसार कार्य किया जाता है। तो इसमें देखिए कि वह मंत्रियों की इच्छा अनुसार कार्य करता है और लोक प्रशासक राष्ट्रीय और जनता की प्रत्येक समस्या पर जनप्रतिनिधियों से परामर्श लेते हैं और लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य में मंत्री जनता के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि मंत्री को कौन चुनता है, जब मंत्री किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ता है तो ध्यान रखना डायरेक्ट मंत्री के रूप में चुनाव नहीं लड़ा जाता है, या तो व्यक्ति पहले विधायक के रूप में चुनाव लड़ेगा या फिर सांसद के रूप में चुनाव लड़ता है और फिर चुनाव जीतने के बाद में इसे मंत्री बनाया जाता है। तो ये जो मंत्री होते हैं ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं या जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है मतभेदों को दूर करना, ठीक है। तो लोकतांत्रिक प्रशासन में, ठीक है, तो लोकतांत्रिक प्रशासन में प्रबंधकों और कर्मचारियों के मध्य मतभेद बने रहते हैं और प्रशासन इस प्रकार के मतभेदों को समाप्त करने के लिए समायोजक संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देता है। उदाहरण के लिए जैसे ब्रिटेन में कुछ परिषदें होती है जिसको कहा जाता है विटले परिषदें, ऐसे हमारे भारत में इनको स्टाफ परिषद कहा जाता है और इन परिषदों के समक्ष प्रबंधकों और कर्मचारियों के विवाद प्रस्तुत किए जाते हैं और इनके निर्णयों को सरकार मान्यता प्रदान करती है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें संगठन को लोकतांत्रिक नेतृत्व प्रदान करना। तो संगठन में रचनात्मकता, एकता और सक्रियता कायम रहे तथा सभी कर्मचारी समन्वित रूप से लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें, ठीक है। और लोक प्रशासन लोकतांत्रिक संगठनों में नेतृत्व की प्रेरक शक्ति बन जाता है और इस रूप में वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अगला आ जाता है निष्पक्ष आचरण करना, ठीक है। तो लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य में प्रशासन निष्पक्षता का प्रदर्शन करता है।
यह सत्तारूढ़ दल के परिवर्तन अथवा एक के स्थान पर दूसरे दल के सत्तारूढ़ होने आदि के घटना चक्रों में भी अप्रभावित और तटस्थ रहता है। तो जो सरकारें रहती हैं, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं ये वही रहते हैं। तो ये तटस्थ होकर कार्य करते हैं बिना प्रभावित हुए। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें जन सेवक के रूप में कार्य करना। तो जितने भी लोक प्रशासक होते हैं ये सभी जनता के सेवक के रूप में कार्य करते हैं और जितने भी लोक कल्याणकारी कार्य होते हैं उनका संचालन भी करते हैं। सरकार के द्वारा जो कोई भी कल्याणकारी नीति को प्रारंभ किया जाता है तो उस नीति को क्रियान्वित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे लोक सेवक। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका। अब जो विकासशील देश होते हैं तो इनको पढ़ने से पहले आपको यह जानना होगा कि विकासशील देश या विकासशील समाज का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसमें इसका अर्थ क्या होता है। तो विकासशील देश ये तीसरी दुनिया के नाम से जाने जाने वाले देश होते हैं, मतलब इन देशों को तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तो ऐसे देश जो अभी भी सामाजिक आर्थिक विकास तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं या संघर्षरत हैं, ऐसे देश को विकासशील देश कहा जाता है या विकासशील समाज कहा जाता है। ठीक है, सरल भाषा में आप इन्हें याद रख सकते हैं कि ऐसे देश जो अभी विकास कर रहे हैं ऐसे देशों को विकासशील देश कहते हैं। भारत भी विकासशील देश की श्रेणी में आता है। ठीक है, और सदियों तक राजशाही तथा तानाशाही व्यवस्थाओं से ग्रस्त देश शिक्षा एवं विज्ञान की उन्नति में ये पिछड़े हुए हैं। इसके बाद फिर वर्तमान औद्योगिकरण, कल्याणकारी राज्य व समाजवादी समाज की धारणाएं, नियोजन, आधुनिक युद्ध प्रणाली, जनसंख्या की वृद्धि आदि कारणों से आज राज्य प्रशासन के कार्यों में बहुत वृद्धि हो गई है और ऐसे महान समाज की स्थापना ने लगभग प्रत्येक विकासशील देश को जन्म दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना। तो हम देखते हैं कि जो विकासशील समाज होता है, विकासशील देश होता है, तो इसमें लोक प्रशासन की कुछ भूमिका है। तो इसमें देखिए पहली भूमिका आती है लोक प्रशासन की कि सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना। तो विकासशील समाज में राज्य के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना का जो उद्देश्य अपनाया गया है उसे प्रशासन ही साकार कर सकता है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का साधन मात्र है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था लोक प्रशासन के बारे में। इसके बाद फिर अगली भूमिका होती है लोक प्रशासन की विकासशील देशों में कि सरकार के संगठनात्मक विकास और संरचनात्मक प्रयोग के लिए। तो देखिए इसमें तो संगठन सिद्धांत अब लोक प्रशासन में शामिल हो गया है और अब संगठन सिद्धांतों के संबंध में व्यापक रूप प्रयोग किया जा रहा है और संगठन के सिद्धांत अब लोक प्रशासन विषय का एक अभिन्न अंग बन गया है और इसी कारण संगठनात्मक विकास और संरचनात्मक प्रयोग के लिए लोक प्रशासन की उपयोगिता पहले से ही और अधिक हो गई है अब। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कि अब लोक प्रशासन की उपयोगिता अब और ज़्यादा हो गई है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर आगे देखिए शासन का अविभाज्य अंग। तो जो लोक प्रशासन होता है वह शासन से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो शासन का अभिन्न अंग होता है, इसलिए देखिए कि लोक प्रशासन शासन के एक अविभाज्य मतलब जिसे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऐसे अंग के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस क्षेत्र में लोक प्रशासन का कोई अन्य प्रभावी विकल्प उपलब्ध नहीं हो सकता। इसके बाद फिर अगला आता है राज्य के दायित्वों की पूर्ति। तो लोक प्रशासन राज्य के दायित्वों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर राज्य के कार्यभार को कम करता है। इसके बाद फिर अगली भूमिका आती है नियंत्रक के रूप में कार्य करना। ठीक है, तो लोक प्रशासन को प्रदत्त व्यवस्था के अंतर्गत पर्याप्त अधिकार तथा शक्तियां प्राप्त होती है और यह नियंत्रण के यंत्र के रूप में भी कार्य करता है। इसके बाद फिर
अगली भूमिका आती है कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका को सक्रिय बनाए रखना। ठीक है, तो इन सरकार के या शासन के तीनों अंगों को सक्रिय बनाए रखने में भी लोक प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए इसमें आगे, तो राजनीतिक, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रशासनिक तंत्र में लोक प्रशासन का होना अनिवार्य होता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है स्थायित्व प्रदान करना। ठीक है, तो इसमें देखिए पुलिस के द्वारा या पुलिस द्वारा आंतरिक शांति व व्यवस्था बनाई रखी जाती है तथा सेना बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करती है और सरकार के विभिन्न विभाग जनता की सेवा करते हैं। ठीक है, और आज अधिकांश राज्यों ने व्यक्तिवाद के स्थान पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपना लिया है। इसके बाद फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, यातायात के साधन, पिछड़े वर्गों की उन्नति आदि द्वारा जन साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना अपना लक्ष्य बना लिया है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें राज्य का कार्यक्षेत्र विस्तृत और व्यापक हो जाना। तो सरकार के विभिन्न विभाग राज्य की निरंतर बढ़ती हुई गतिविधियों की ओर यह संकेत करते हैं कि आवास, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मामले, खाद्य एवं कृषि, उद्योग एवं व्यापार, रेल एवं यातायात, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामुदायिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, नियोजन, स्थानीय स्वायत्त शासन, न्याय आदि विभाग विश्व के अधिकांश देशों की सरकारों के पास पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि जो सरकार है हमारी, उसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है, उसके कार्य बहुत बढ़ गए हैं अब। ठीक है, इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें अगला आ जाता है सामाजिक परिवर्तन एवं मानव कल्याण का साधन। तो देखिए इसमें सामाजिक परिवर्तन एवं मानव कल्याण का साधन, तो वह सामाजिक परिवर्तन एवं मानव कल्याण का साधन है और आज प्रशासन में पद्धतियों को विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और इसी के संबंध में एक विद्वान है जिसका नाम है लोपास्की। तो लोपास्की के अनुसार क्या है, तो देखिए इन्होंने कहा है कि प्रशासक समाज को स्थायित्व प्रदान करते हैं और परंपराओं के रक्षक हैं। ये इन्होंने कहा है लोक प्रशासकों के बारे में। इसके बाद फिर अगले विद्वान है जिनका नाम है बुक एडम्स। तो बुक एडम्स ने कहा है कि प्रशासन का प्रमुख कार्य सामाजिक परिवर्तन को आसान बनाना है। ये इन्होंने कहा है प्रशासन के बारे में, बुक एडम्स ने। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर देखिए इसमें कि आगे भारत में रूढ़िवादिता तथा असमानता दूर कर लोकतंत्री समाजवाद लाना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये प्रशासन के बिना संभव नहीं है। आ रहा समझ में? तो आज हम देखते हैं जितने भी कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं तो ये प्रशासन के माध्यम से संभव हो पा रहे हैं। अगर प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएंगे तो या महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा प्रशासन, तो कोई भी कार्य ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए अगला आ जाता है सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए। ठीक है, तो सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए देखिए इसमें, तो वर्तमान में राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह देश में शांति की स्थापना के अतिरिक्त आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति की ओर समुचित ध्यान दे। इसके बाद फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोक प्रशासन की अनिवार्यता और उसका महत्व बढ़ गया है और आज यह स्वीकार किया गया है कि राज्य का प्रथम कार्य सेवा करना है और सेवा का कोई अंत नहीं है और लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस कल्याणकारी राज्य में हम देखते हैं कि लोक प्रशासन का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें मानव सहयोग की एक अवस्था या पहलू। तो लोक प्रशासन को मानव सहयोग की एक अवस्था या पहलू कहा गया है। ठीक है, तो फिर इसी आधार पर जो ड्वाइट वाल्डो है लोक प्रशासन के विद्वान, तो इन्होंने कहा है, क्या कहा है ड्वाइट वाल्डो ने, तो देखिए इसमें, तो इन्होंने कहा है कि प्रशासन एक ऐसा आविष्कार एवं युक्ति के समान समझा जा सकता है जिसके द्वारा जटिल समाज में सभ्य मनुष्य अपनी संस्कृति पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। ये इन्होंने कहा है ड्वाइट वाल्डो ने। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड।
अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें सभ्यता का भविष्य लोक प्रशासन पर आश्रित। ठीक है, तो देखिए इसमें जो प्रोफेसर डानहम है, तो प्रोफेसर डानहम ने कहा है कि यदि हमारी सभ्यता का पतन होता है तो वह लोक प्रशासन की असफलता का परिणाम होगा, ये कहा है प्रोफेसर डानहम ने। इसके बाद फिर अगले हैं चार्ल्स ए बियर्ड, इन्होंने कहा है कि यदि लोक प्रशासन से महत्वपूर्ण कोई अन्य विषय नहीं है, सभ्य सरकार का भविष्य और स्वयं सभ्यता का भविष्य हमारी इस योग्यता पर निर्भर है कि हम प्रशासन के संबंध में एक ऐसे विज्ञान, दर्शन एवं व्यवहार को विकसित करें जो सभ्य समाज के सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने की क्षमता रखता हो। तो ये इन्होंने कहा है, दोनों विद्वानों ने, लोक प्रशासन के बारे में, जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो जो सभ्यता का भविष्य है वह किस पर आश्रित है? लोक प्रशासन पर। तो ये दोनों विद्वानों ने अपने अनुसार विचार व्यक्त किए हैं। अब इसके बाद फिर अगला देखिए कि लोक प्रशासन की रक्षा तथा जनहित की वकालत। तो वर्तमान में लोकतंत्र की रक्षा करने तथा जनहित की वकालत करने में लोक प्रशासन की भूमिका अग्रणी है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें विकास प्रशासन का पर्याय। तो देखिए इसमें विकास प्रशासन का पर्याय यह किस प्रकार से लोक प्रशासन, तो विकासशील समाजों में आज का लोक प्रशासन विकास प्रशासन का पर्याय माना जाता है, क्योंकि वर्तमान प्रशासन का कार्य मात्र शांति व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं है, बल्कि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना भी है। और यही कारण है कि लोक प्रशासन की प्रकृति अब कठोर न होने की बजाय लक्ष्य उन्मुखी, परिवर्तन उन्मुखी, ग्राहक उन्मुखी और परिवर्तन उन्मुखी हो चुकी है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है नीति निर्माण में सहायता। तो लोक प्रशासन का महत्व इस रूप में भी है कि यह न केवल विधायिका द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों का क्रियान्वयन करता है, बल्कि वह अनुभव, दक्षता, योग्यता द्वारा नीति निर्माण में विधायिका और कार्यपालिका की सहायता भी करता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है इसमें विकासशील समाज की विशेषताएं या इनकी समस्याएं। तो जो विकासशील समाज होता है या विकासशील देश होता है, उसकी विशेषता या उसकी समस्या क्या है, तो देखिए इसमें आप। ठीक है, तो देखिए इसमें पहली विशेषता या समस्या है कि असंतुलित व्यापार व्यवस्था। तो जो विकासशील देश होते हैं, तो विकासशील देश असंतुलित व्यापार व्यवस्था की समस्या से ग्रसित होते हैं, अर्थात इन देशों में आयात एवं निर्यात के मध्य संतुलन नहीं पाया जाता। इसके बाद फिर अगला आता है जनाधिक्य, मतलब जनता अधिक होती है, जनसंख्या अधिक होती है। तो विकासशील देशों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या, सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या का अधिक होना, जो इन देशों की लगभग सभी समस्याओं का कारण है। इसके बाद फिर अगली समस्या इनकी गरीबी, बेरोजगारी और शोषण। तो अधिक जनसंख्या होने से निम्न विकास की दर बढ़ती है, या निम्न विकास की दर के कारण ये देश गरीब एवं बेरोजगारी से ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण भुखमरी जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद फिर शोषण को बढ़ावा मिलता है। तो अगला देखिए इसमें भुखमरी। ठीक है, तो ये जो विकासशील देश होते हैं, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वे हुआ है, जिसके अनुसार विकासशील देशों में 21वीं शताब्दी में भी भुखमरी जैसी समस्या बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कृषि की प्रधानता। तो जो विकासशील देश होते हैं, उन देशों में कृषि की प्रधानता होती है तथा वहाँ की 60 से 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती है। इसके बाद फिर अगली समस्या इनकी निर्यात पर निर्भरता। तो जो विकासशील देश होते हैं, अपनी राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग सीमित वस्तुओं की निर्यात से प्राप्त करते हैं। इससे देश को आर्थिक खतरों का सामना भी करना पड़ता है, जो कि आर्थिक संकट को प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें उद्यमों का अभाव। ये जो विकासशील देश होते हैं, तो इन देशों में सामान्यतः बड़े उद्यमों का एवं उद्यमी योग्यता का अभाव पाया जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है उत्पादन का न्यूनतम स्तर। तो ये जो विकासशील देश होते हैं, यहाँ पर संसाधनों की कमी होती है। इसके बाद फिर अशिक्षा एवं कौशल की कमी होती है, जिसके कारण विकासशील देश में उत्पादन न्यूनतम स्तर पर होता है, मतलब उत्पादन कम होता है। साथ ही
तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण इन देशों में उत्पादन की जो पुरानी विधियां होती है उसके अनुसार उत्पादन किया जाता है, जिससे उत्पादन कम होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे अगला आता है ग्रामीण एवं निरक्षर समाज। तो विकासशील देशों की सामान्यतः आधे से अधिक आबादी ग्रामीण एवं निरक्षर होती है, जो कि इन देशों के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें संसाधनों का दुरुपयोग। तो विकासशील देशों में निरक्षर जनता होने के कारण विकासशील देशों में संसाधनों का दुरुपयोग होता है। सीमित संसाधन वाले इन देशों में संसाधनों का दुरुपयोग इनकी विकास दर को और धीरे कर देता है। इसके बाद फिर अगली समस्या इनकी परंपराओं, रूढ़ियों एवं आडंबर की उपस्थिति। तो इन विकासशील देशों में जो अशिक्षित समाज होता है, तो अशिक्षित समाज परंपराओं, रूढ़ियों एवं आडंबर को बढ़ावा देता है तथा इससे उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास अवरुद्ध होता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें हिंसा एवं अपराध। तो विकासशील देशों में अशिक्षा, बेरोजगारी की समस्याओं के कारण यहाँ पर हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है, मतलब यहाँ पर हिंसा होती रहती है। इसके बाद फिर अपराध यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अब आगे देखिए फ्रेंड, इसमें अगला आ जाता है प्राकृतिक संसाधन एवं मूलभूत आवश्यकताओं की कमी। तो विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधन जैसे ऊर्जा संसाधन, पेट्रोलियम, कोयला आदि तथा जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है जैसे बिजली, सड़क, इसके बाद फिर चिकित्सा सुविधा आदि ये कम होती है और इन देशों के सामाजिक आर्थिक विकास में ये सबसे बड़ी बाधा होती है। फिर इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कमजोर स्वास्थ्य। तो इन देशों में विकसित चिकित्सा सुविधाएं न होने के कारण कमजोर स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती है और इसी कारण यहाँ की जो जीवन प्रत्याशा दर होती है तो जीवन प्रत्याशा दर भी कम होती है। जैसे हम भारत की ही बात करें तो भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पर जो जीवन प्रत्याशा दर है वह 69 वर्ष है, जबकि जो जापान एक विकसित देश होता है तो जापान में जो जीवन प्रत्याशा दर है तो जापान की जीवन प्रत्याशा दर होती है 84 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो विकासशील देश हैं उनकी समस्या हमने आपको बताई यहाँ पर, जो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपसे 5 नंबर में पूछी जा सकती है या फिर 11 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे विकासशील देशों में लोक प्रशासन की समस्याएं। तो इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया है, तो इससे पहले हमने आपको पढ़ाया है कि जो विकासशील देश हैं उनकी समस्या क्या है। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं कि विकासशील देशों में लोक प्रशासन की क्या समस्या है। तो देखिए इसमें ऐसे पहली समस्या है कि प्रशासनिक संरचना का अभाव। तो जो विकासशील देश होते हैं तो विकासशील देशों में उचित प्रशासनिक संरचना का विकास नहीं हो पाता है और ऐसे देशों में शासन के कार्यों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, किंतु ऐसे कार्यों के कुशलतापूर्वक संपादन करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक संस्थाओं और संगठनों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ये पहली समस्या है लोक प्रशासन की इन विकासशील देशों में। इसके बाद फिर अगली समस्या है कि प्रशासकों की अभिवृत्तियों में बदलाव लाने की समस्या। तो जो विकासशील देश होते हैं तो विकासशील देशों की नागरिक सेवाओं में निरंकुशतावादी तथा नौकरशाही प्रवृत्ति पाई जाती है और वर्तमान में इन देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं मतलब जो नौकरशाह हैं उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो नागरिक सेवाएं होती है मतलब जो लोक सेवाएं होती हैं उसमें जो प्रशासक कार्य करते हैं तो उनकी मनोवृत्ति को बदलना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। ठीक है, ये इनकी बड़ी समस्या है विकासशील देशों की। इसके बाद फिर अगला आ जाता है प्रबंधकों का अभाव। तो इन विकासशील देशों की बात हम करें तो विकासशील देशों में योग्यता तथा गुणों के आधार पर कार्मिक प्रशासकों का अभाव पाया जाता है और आज भी विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जिनमें पर्याप्त संख्या में प्रबंधकों का अभाव पाया जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें विशिष्ट सेवाओं का अभाव। तो विकासशील देशों में अभी भी
प्रशासन पर विशेषज्ञों के स्थान पर सामान्य प्रशासकों का प्रभुत्व बना हुआ है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें प्रशासकीय नेतृत्व का अभाव। ठीक है, तो इन विकासशील देशों में राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ प्रशासकीय नेतृत्व का विकास किया जाना आवश्यक है, और राजनीतिक नेतृत्व के अभाव में प्रशासकीय नेतृत्व ही देश को स्थिरता प्रदान करता है। किंतु अधिकांश विकासशील देशों में प्रशासकीय नेतृत्व का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, और राजनीतिक अस्थिरता संभालने की सामर्थ्यता प्रशासकों में नहीं है, और यही कारण है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार, बेईमानी, लाल फीताशाही जैसी समस्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें प्रशासकीय नैतिकता का अभाव। ठीक है, अब प्रशासकीय नैतिकता का अभाव इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए, तो जो विकासशील देश होते हैं, तो विकासशील देशों में अधिकांश आर्थिक क्रियाओं के संचालन का दायित्व प्रशासन का ही रहता है, और लोक प्रशासकों को अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद फिर उचित प्रतिबंध के अभाव में लोक प्रशासक इन शक्तियों का प्रयोग समाज कल्याण व जनहित में न करते हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने में करते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण उनके अंदर अनैतिकता को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद फिर जो भी अधिकारी वर्ग है, लोक प्रशासक है, वह भ्रष्ट होता चला जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें प्रशासकीय उत्तरदायित्व का अभाव। ठीक है, तो विकासशील देशों में प्रशासकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जनता के प्रति उत्तरदायी हो, किंतु अधिकांश देशों में लोकमत का अभाव पाया जाता है, और ऐसी स्थिति में नौकरशाही मनोवृत्ति वाला प्रशासन तंत्र विकसित हो रहा है। ठीक है, तो जो भी अधिकारी वर्ग है वह अपने आप को शाह समझता है, अपने आप को जनता का स्वामी समझता है, जबकि उनको जब नियुक्त किया जाता है तो उन्हें बताया जाता है कि आप जनता के सेवक हैं, न कि स्वामी। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब विकासशील देशों की समस्या है। अगली समस्या है प्रशासन का विदेशी प्रतिमान। तो विकासशील देशों में लोक प्रशासन का प्रतिमान अपने स्वयं के द्वारा विकसित नहीं किया गया है, तो विदेशों में जो लोक प्रशासन प्रचलित था उसको विकासशील देशों ने अपना लिया है, जिसके कारण उन विकासशील देशों में यह सिद्धांत सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से ये विकासशील देशों में लोक प्रशासन की कई समस्याएं हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 11 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 50 शब्द ही आपको लिखना होगा, और 11 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको उसमें 200 शब्द में ही उत्तर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस टॉपिक से आपसे 3 नंबर के, 5 नंबर के और 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।